पर अमित शाह जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस महामारी के कारण मैं जरा प्रवासी मजदूर से आगे बढ़ता हूं, इसके कारण जो अर्थव्यवस्था में जो एक झटका लगा है, जो एक सेटबैक आया है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं। तो ये अगर आप लोग जब सरकार में आए थे 6 साल पहले, तो हम लोग का जीडीपी 8% प्रतिशत से ग्रो कर रहा था। आज जो है, आप किसी का भी आंकड़े ले लें, नोम्यूरा के ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स के ले लीजिए, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लें, तो सब कह रहे हैं कि -5% जीडीपी जो है साल भर में देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे संभालेंगे? जो महामारी का जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा झटका है, इसको हम कैसे संभालेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक अलग दृष्टि से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया में आप ऐसा कोई देश निकाल सकते हैं जिसके अर्थतंत्र पर असर नहीं पड़ेगी? ये वैश्विक महामारी है, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी। तो क्या करें हम? रोना रोए इसका, या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहेंगे। और आप देखिएगा कि पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर भारत का स्थान प्री कोविड दुनिया में जो था, इससे और अच्छा बनेगा, इसका मुझे तो कम से कम भरोसा है। जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो लोग वक्रदृष्टा है, उनके लिए रोना रोना एक विषय हो सकता है, मगर मोदी जी इस आपदा को भी अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है, और मुझे भरोसा है मेरे नेता पर, उनके नेतृत्व में, उनको बताए हुए रास्ते पर ये देश आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है, उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का यह भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी, जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा, और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है, और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। अमित जी, हमारे वहां अगर देखा जाए हमारे देश में, तो तमाम चीजें हैं जो मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन श्रीलंका से आती है। कपड़े हों, खिलौने हों, तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनके पार्ट्स भी चाइना से आते हैं। तो कहीं ये हमारा निशाना चाइना पर तो नहीं है?
देखिए हम कह रहे हैं कि भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें।